नींद से उलझी आंखों में रात के उस अजीब इंसिडेंट के ख्याल अब भी जिंदा थे। ऊपर से अंधेरे की वो चीखती खामोशी सुकून भरी रात को शायद फिर एक बार किसी डरावने सपने में बदलने की जिद में थी। पर मानवी अब बिल्कुल शांत थी। शायद जो अभी बीते कुछ पलों में उसके साथ बीता उसके बीत जाने का सुकून था। पर शायद अंधेरे की वो चीखती आवाज़ें रात के उस सुकून को खुद में समेटकर उस रात को थोड़ा और गहरा करने वाली थी। उस अंधेरे में दरवाजे पर फिर एक बार दस्तक हुई और बाहर से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आप जागी हुई हैं? बाहर से आती उस आवाज़ के जवाब में मानवी ने बस हाँ कहा। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो बस दरवाजे के आई होल से उसे देख रही थी। इस बार वो अजनबी शख्स वहाँ दरवाजे के बाहर हाथ में एक बड़ी कटोरी लिए जिस पर शीशे का ढक्कन लगा था, बड़ी ही खामोशी से बुझी हुई आंखें लिए खड़ा था। जी, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। तो मैं आपके लिए ये डिनर लाया हूँ। मैं इसे यहीं बाहर छोड़कर जा रहा हूँ। होप आप नॉनवेज खाती होंगी। एंड हाँ, थैंक्स अ लॉट। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। मानवी अंदर से यह सब देख रही थी। उसे अपना बर्ताव थोड़ा रूड सा लगा, सो उसने दरवाज़ा खोला और उसे आवाज़ देते हुए बोली, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पलट कर कहा, आविश। यह कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही सूखी सी मुस्कान थी। मानवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, वो मेरी भोली की तरफ से, एंड थैंक्स इसके लिए। और नीचे रखी हुई वो सर्विंग बॉल उठाते हुए बोली, प्लीज़ अंदर आओ। और हाँ, मैं नॉनवेज खा लेती हूँ। मानवी ने उसे अंदर आने को कहा तो आवेश मुस्कुरा दिया, पर इस बार उसकी मुस्कान में हल्की फॉर्मेलिटी और शर्म थी। और वो थोड़ा झेंपते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। ऐसे भी काफ़ी रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मानवी बोली, डोंट वरी, मैं भोली की तरह तुम्हारी उंगली लेकर नहीं भागूंगी। इस पर आविश भी हंस पड़ा और बोला, ओके। और उसके पीछे पीछे मानवी के उस फ्लैट में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद करते ही पूरा कमरा फिर एक बार घुप काले अंधेरे में था। मानवी उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ उस बॉल को लेकर किचन चली गई और कुछ देर बाद कैंडल्स खोजते हुए बोली, कमाल का शहर है यार ये भी। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि सड़कों पर पानी भर जाता है और बिजली भी गायब। बताओ क्या फ़ायदा इसे मेट्रो सिटी कहने का। और ये बोलते बोलते वो कैंडल्स लेकर हॉल में आ गई। अरे, तुम अब भी वहीं खड़े हो? आओ, अंदर आओ। आविश अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था और उसके पैरों के पास खड़ी भोली उसे घूरती जा रही थी। फिर अचानक से गुस्से में उसके पजामे को नोचने लगी। मानवी ने दौड़कर उसे पकड़ा और डांटते हुए बोली, भोली, ये क्या हरकत है? आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं आज ये ऐसा क्यों कर रही है। आई एम सो सॉरी। और ये बोलते बोलते उसने उसे कमरे में दूसरी तरफ रख दिया। पर भोली न जाने क्यों अब भी आविश को गुस्से से घूर रही थी। मानवी को भोली की यह हरकत कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वैसे तो वो बड़ी ही फ्रेंडली थी, हर किसी को बड़े प्यार से दुलार से मिलती थी। पर आज ऐसा क्यों कर रही थी वो? खैर, उसने आविश से कहा,
लगता है तुम दोनों की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। इस पर आविश ने कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो कई बार मेरे फ्लैट पर आकर मुझे अपने एडवेंचर सुनाती है और मेरी फिश खाकर जाती है। पर आज लगता है मेरा यहाँ आना इसे पसंद नहीं आया। ये बोलते हुए भोली की ओर देखकर बड़े प्यार से बोला। क्यों भोली, क्या हुआ? मानवी कैंडल्स की रोशनी में डिनर टेबल पर प्लेट्स लगाने लगी। हालांकि उसे डिनर टेबल कहना सही नहीं होगा। हाँ, 2 कुर्सियों और एक टेबल के साथ उसे कॉफ़ी टेबल कह सकते थे। खैर, मानवी ने खाना सर्व किया और बोली, अच्छा उसे छोड़ो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आओ डिनर करते हैं। वैसे खुशबू कमाल की है। ओह, दिस इज डिलीशियस। आविश अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया। शायद उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी, पर वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, थैंक्स। वैसे ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है ना? ये मेरी स्पेशल डिश है, स्पाइसी फेफेदर ले एल अनेत्र। फेफेदर व्हाट? ये बोलते बोलते मानवी की जीभ लड़खड़ा गई तो आविश हंसते हुए बोला, फेफेदर ले एल अनेत्र, ट्राई इट। मानवी ने फिर कोशिश की, पर जीभ ने फिर साथ छोड़ दिया। इस पर दोनों जोर से हंस पड़े और हंसते हुए आविश बोले, तुम रहने दो, ये बस एक इटालियन डिश है डक मीट के साथ। मानवी ने भी इस पर हंसते हुए हाथ उठाकर कहा, हाँ सीनियर, मैं हार मानती हूँ। बस एक बात तो माननी पड़ेगी, मुझे बत्तख के मीट से ना सख्त नफरत थी, पर अब लगता है तुमसे ये रेसिपी सीखनी पड़ेगी। दोनों के बीच खाते खाते बातें चलती रहीं। आविश ने मानवी को बताया कि वो एक शेफ है और उसके छोटे से एग्जॉटिक रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स के किस्से सुनाता रहा, और मानवी भी अपने बोरिंग कॉरपोरेट के अतरंगी कैरेक्टर्स की कहानियां बताती रही। पर उस मोमबत्ती की हल्की रोशनी में भी मानवी का ध्यान बार बार उसकी उंगली पर ही था। हालांकि उसने कई बार उस उंगली की कहानी भी पूछनी चाहिए, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। वैसे एक शेफ के लिए ये थैंक्स बोलने का तरीका थोड़ा आसान नहीं हो गया? मानवी ने आविश को थोड़ा छेड़ते हुए कहा, तो आविश भी बोला, हाँ सो तो है, तो तुम ही बताओ और क्या कर सकता हूँ थैंक्स बोलने के लिए। अब मानवी ने मौका देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थैंक्स बोल सकते हो, पर मेरे एक सवाल के जवाब से भी काम चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सवाल पूछूं या नहीं। आविश को शायद कोई आइडिया नहीं था कि उसका सवाल उसकी उंगली को लेकर था, सो वो कॉन्फिडेंटली बोला, हाँ हाँ प्लीज़ पूछो। इस वो उंगली की क्या कहानी है? वैसे अगर न बताना चाहो तो मत बताओ, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए थोड़ा पर्सनल होगा, बट आई रियली वांट टू नो। मानवी के इस सवाल से दोनों के बीच चल रही बातचीत एकाएक रुक गई और कमरे में एक ऑकवर्ड सा सन्नाटा पसर गया। कमरे में अब इतनी शांति थी कि प्लेट्स को छूते चम्मचों की बातें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि मानवी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर अब तो उसने पूछ लिया था। खैर, दोनों ने चुप्पी में अपनी नजरें छुपाते चुराते अपना डिनर खत्म किया। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं रख दूंगी, तुम वहाँ हाथ धो लो। और टेबल से प्लेट उठाकर किचन में चली गई। फिर एक छोटा टॉवल लेकर बाहर आई। आविश हॉल से अटैच बालकनी के पास खड़ा बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ ना?
आविश ने पलटकर पूछा। मानवी ने बस हाँ कहा और वो भी बैल्कनी के पास दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच अब भी एक ऑकवर्डनेस थी, पर फिर आविश ने ही दोनों के बीच उस अजीब सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम सच में जानना चाहती हो कि क्या हुआ था? मानवी उसकी कहानी न जाने कब से जानना चाहती थी, पर वो उस सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। सो उसने बस धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया और आविश ने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई। उसमें अब उसकी वो उंगली नहीं थी। वो बोला, कभी कभी मुझे इसके होने का एहसास होता है। मैं इसकी छुअन, इसका दर्द सब महसूस कर सकता हूँ, पर इसे महसूस नहीं कर सकता। आविश ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, जैसे वो उसके भीतर जलती उस आग को खुद के भीतर समेट लेना चाहता हो। फिर धुएं को छोड़ते हुए बोला, तुम भूत प्रेत या काला जादू वगैरह मानती हो? मानवी आविश के इस सवाल से जरा सी चौंकी। उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी और थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं शायद। मैं भी नहीं मानता था, पर इंसान जब इतना कमज़ोर हो जाए कि उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो वो किसी भी चीज़ को मान लेता है, चाहे वो कितनी भी बेबुनियाद बेतुकी क्यों ना हो। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो रात मुझे आज भी ठीक ठीक याद है। 25 जुलाई 2015। जानती हो, शहर भर का शोर हॉस्पिटल के उस कोने में सिमट कर बिल्कुल गायब हो जाता था। उस कोने में जहां पिछले 6 महीने से मैं उस वेटिंग चेयर पर था, और उधर आईसीयू के कांच के दरवाजे के उस ओर मेरी जिंदगी, जो खुद के शरीर से लड़ रही थी, मेरी इशिता। वो बिस्तर पर लेटी बुझी हुई बोझिल आंखें लिए शायद वो भी अगले दिन का इंतज़ार कर रही होती थी, जो हर दिन एक नई उम्मीद से शुरू होता और रात होते होते वो खामोश उदासी में बदलकर उस आखिरी रोशनी की तरह नजर आने लगता, जो न जाने कल सुबह वहाँ वैसे ही जल रही होगी भी या नहीं। पता है, जब डॉक्टर्स ने बताया कि इशिता को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैं तो समझ भी नहीं पाया था, पर धीरे धीरे सब कुछ साफ समझ आने लगा। वो बीमारी किसी श्राप की तरह उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। उसका शरीर हर दिन धीरे धीरे खुद से हार मानने लगा था, और वो भी अब टूट कर बिखरने लगी थी। कई बार तो जब वो होश में होती तो पूछती, एक वादा करोगे? एक वादा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, चाहो तो झूठ भी बोल सकते हो। पर उसके इस वादे को मानने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं होती थी। फिर भी उसके उम्मीद के साथ जीने की आदत डालने लगा था मैं। और उस रात भी मैं उस वेटिंग रूम की उसकी आखिरी चेयर पर बैठा रात के साथ उस आखिरी उम्मीद को जाता देख रहा था। पर रात की तेज बारिश में भीगती खिड़कियों का शोर मुझे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। और फिर एक नर्स मुझे मेरी ओर आती दिखाई। मेरी तो सांस अटक गई। नर्स ने धीरे से कहा, आपको डॉक्टर बुला रहा है।
और वो इतना कहकर जाने लगी, पर उसकी आवाज़ मानो जैसे वहीं ठहर गई। मैं उस कुर्सी से उठा, पर वहाँ से आईसीयू तक का सफ़र मेरे लिए एक अरसे जैसा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे हर बढ़ते कदम के साथ मेरे कंधे और झुकते जा रहे थे, मानो जैसे हर एक कदम के साथ उन पर बोझ बढ़ता जा रहा था। हालांकि हर बार जब डॉक्टर बुलाते थे तो डर और उम्मीद एक साथ दिल को खींचते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मानो जैसे दिल को पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा था। आईसीयू के दरवाजे के उस ओर एक उदास सा सन्नाटा पसरा था। वहां एक चुभती हुई खामोशी थी। इशिता के शरीर से जुड़ी वो मशीन अब भी बीप बीप की आवाज कर रही थी, पर अब उसकी आवाज धीमी, बहुत धीमी थी। उसके नाजुक से चेहरे पर बनाई शिकन की लकीरें अब और गहरी नजर आ रही थी, और उसकी छाती भी धीमे से ऊपर उठती और फिर वैसे ही धीमे से नीचे हो जाती, मानो जैसे बची हुई सांसों को संभाल कर खर्च कर रही हूं। इनका शरीर अब शायद और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दवाओं ने भी अब रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। अभी कुछ देर पहले दिल की धड़कनें धीमी हो गई थी। हम नहीं कह सकते कि वहाँ खड़े डॉक्टर और नर्स की आवाज़ तो मेरे कानों तक पहुँच रही थी, पर वो क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बस अपनी इशिता की उन बंद आंखों को देख रहा था, जो दर्द की खामोशी लिए चुपचाप अंधेरे में खोती जा रही थी। मैं वहां उसे उस हाल में देख नहीं सकता था। उसका हाथ थामकर उसे दिलासा या हिम्मत देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। सो मैं बस पलटा और वहां से चल पड़ा। मेरी नजर धुंधली पड़ती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे कदम वो बस बेसुध चलते जा रहे थे। मैं लड़खड़ाता संभलता किसी तरह हॉस्पिटल के उन दीवारों के बाहर पहुंचा और वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे आंसू बारिश की गिरती बूंदों में घुल गए और मेरी चीख को गरजते बादलों ने छिपा दिया। पर उसे एक पल में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उस तेज बारिश में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा था। वो बिल्कुल आम सा दिखता था, जो अगर भीड़ में खो जाए तो उसे खोज पाना भी मुश्किल हो। पर वो मुझे आज भी साफ साफ याद है। तेल लगाकर समेटे हुए काले बालों से झांकते सफ़ेद बाल और खुरदरी दाढ़ी के बीच से उसकी काली घूरती आंखें, बिल्कुल किसी शिकारी के जैसी। उसके चेहरे और शरीर पर मानो जैसे मांस था ही नहीं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, एकदम पतला दुबला। और उस पर टंगी सफ़ेद शर्ट जो पुरानी होने की वजह से पीली पड़ चुकी थी। सच कहूँ तो उस वहाँ वैसे खड़ा देख मैं घबरा गया था। उसने मुझे हाथ दिया तो उसके हाथों का सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ। मैं उस वक्त भी बेसुध सा था। मैंने उसे थैंक्स कहा और फिर बढ़ने लगा तो उसने पीछे से आवाज़ दी, एक मिनट रुको, आबिस नाम है ना तुम्हारा? अरे, मृत्यु बस एक पड़ाव है। हर चीज़ जो घट रही होती है, उस घटना का गर्भ में कुछ ऐसा होता है जो शायद हम और तुम नहीं समझ सकते, पर जो हो रहा है और जो होने वाला है उसे रोका जा सकता है। हम जानते हैं तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं गुस्से से फट पड़ा। उसकी इस बेकार की बात ने मेरे अंदर भरे दुख को, तकलीफ को मानो जैसे निकलने का एक रास्ता दे दिया था। मैं पलटा और मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। देख, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं।
तो तुझे ये बकचोदी अगर करनी है ना तो कहीं और जाकर कर। पर मेरे ऐसा करने के बावजूद भी वो बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे। तुम भले इंसान हो तो हम सोचे कि तुम्हारी मदद कर दें। ऐसे हमारी बात एक बार सुन लोगे तो तुम्हारा का बिगड़ जाएगा। उसकी उन गहरी काली आंखों में न जाने क्यों मगर कुछ तो था, या शायद मैं उस वक्त कुछ भी सुनने को मानने को तैयार था। उसकी बात सुनने को तैयार हो गया। वो मुझे अपनी कार में ले आया। वो कार दरअसल एक पुरानी टैक्सी थी। बाहर का वो काला पीला रंग जगह जगह से उखड़ने लगा था और अंदर एक अजीब सी पुरानी सीलन में जंग लगे लोहे की गंध भरी हुई थी। कार के उस विंडस्क्रीन पर न जाने कितने ही देवी देवता फोटो बनकर टंगे हुए थे। ज्यादातर तो तांत्रिक परंपरा के होंगे, पर एक खास तस्वीर थी जो डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में थी। कार में घुसते ही उसने पहले उस तस्वीर को हाथ लगाकर प्रणाम किया और फिर मेरी तरफ पलटकर बोला, ये हमारा गुरु हैं। उसकी टैक्सी और उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान था। मुझे ऐसे हैरान देखकर वो बोला, अरे ये तो हमारा पार्ट टाइम है। वैसे हमारा गांव मंजरिया में हम वर्ल्ड फेमस हैं। वहाँ शहर से भी लोग आता है हमको खोजते खोजते। अरे वो तो हम सोचे कि शहर में अपना थोड़ा नाम बनाया जाए, तो बस कोशिश में है। वैसे हमारा नाम भुवनेश्वर है। मुझे ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था और फिर एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। सो मैंने उससे पूछ लिया, वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मेरे इस सवाल पर मेरी तरफ घूरते हुए बोला, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हमको तो ये भी पता है कि तुम दोनों ने किस तरह परिवार से लड़ झगड़ कर शादी की थी। आओ तो आओ, कैसे तुम्ही वजह से तुम्हारे बाबूजी का वो पुराना बाजार वाला जो दुकान है वो जलते जलते बचा था। तुम्हारी पूरी कुंडली है हमारे पास। उसकी बातों को सुनकर और उसकी उन घूरती आंखों से मेरे भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे मेरे बारे में ये सब कैसे पता हो सकता था? मैंने तो कभी किसी को ये सब नहीं बताया था। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, पर कैसे? तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अरे भिद्दा है हमरी, तुम वो सब छोड़ो। तुम तो बस ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को ठीक देखना चाहते हो कि नहीं। मेरे भीतर का तर्क उस वक्त उस विश्वास के सामने हार जाना चाहता था। सो मैंने उससे पूछा, हाँ, पर क्या ये पॉसिबल है? वो जोर से हंसकर बोला, पॉसिबल? अरे दुनिया में जो होता है और जो हो सकता है इस सब से क्या मतलब है? सवाल तो बस ये है कि आप क्या चाहते हो हैं? और देखो, ज़्यादा वक्त नहीं है। देखो 3 बजे तक सब विधि खत्म करना होगा। बोलो, करना चाहते हो? उसकी बातों पर मेरा दिल भरोसा करने लगा था, पर फिर दिमाग उसकी कही बातों को अंधविश्वास कहकर उसे झूठा साबित करने में लगा था। पर जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो शायद इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि वो किसी भी बात पर भरोसा कर ले। और मैं तो उस वक्त अपना सब कुछ हार चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे क्या ही छीन लेता। उस वक्त इशिता के लिए तो मैं सब कुछ लुटा सकता था। सो मैंने उससे कहा, ठीक है, करना है। ये सुनकर वो खुश हो गया और टैक्सी स्टार्ट करने को ही था कि मेरी तरफ पलटकर बोला, हम आपका मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक कीमत होता है। वो ये बोलते बोलते रुक गया, पर मैं शायद उसके यही कहने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तो कितना लोगे? मेरे ये कहते पर वो
थोड़ा संजीदा हो गया और बोला, बात पैसों का नहीं है, वो तो हम काम ख़त्म होने पर ले ही लेंगे। दरअसल बात ये है कि हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। करोगे? हाँ, करूँगा, पर करना क्या होगा? मैंने कहा तो वो ड्राइविंग सीट पर ज़रा और आराम से पसर कर इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, वक्त आने पर पता चल जाएगा। टैक्सी शहर में रात के सन्नाटे में बारिश से भीगी सड़कों पर भागते हुए न जाने कब सकरी गलियों में दाखिल हो गई, जहां रास्ता सकरा और छतें नीची होती जा रही थी। मेरे इतने सालों से इसी शहर में रहने के बावजूद भी मैं कभी उन गलियों से होकर नहीं गुजरा था। मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। भुवनेश्वर ने कार रोकी और इंजन बंद करके उतरते हुए मुझे भी उतरने का इशारा किया और उतरकर मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोला, बिल्कुल खामोशी से चलना, एकदम चुपचाप। ये कहकर वो आगे चलने लगा। मुझे उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर वो आदमी ही अजीब था, सो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे रास्ता इतना सकरा था कि मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से गुजर सके। टीन, पत्थरों, ईंटों और मिट्टी को मिला जुला कर बने वो ढांचे, जो न जाने कितनों के घर थे, जिनमें खिड़कियों की जगह बस कुछ छेद थे जिन्हें प्लास्टिक और कपड़ों ने ढक रखा था, मानो जैसे किसी नौसिखिए दर्जी ने उनमें जोड़कर उन्हें रफू किया हो। छतों पर लगे एल्बेस्टर्स भी मानो जैसे अब अपनी जिंदगी से ऊब कर काले पड़ गए थे, मानो जैसे जगह जगह से टूट कर बस खुद को खत्म कर लेना चाहते हों। अंधेरे में जगह जगह से पीली सफ़ेद रोशनियां झांक रही थी, जो गली में भरे बारिश के पानी में घुलकर गुम हो जाती। हर तरफ एक अलग खट्टी सी कुछ सड़ने की सी गंध फैली थी। मैं अब भी भुवनेश्वर के पीछे चल रहा था और वो एक चदरे के बने दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। वो उसी का कमरा था। उसने ऊपर लगे ताले में चाबी डाली। ताले पर जंग की एक परत थी। उसने चाबी इधर उधर घुमाई तो एक धीमी सी टक की आवाज़ पर वो ताला खुला नहीं। उसने उसे एक जोर के झटके से खींचा, तब कहीं जाकर वो ताला खुला। मुझे उसने बाहर ही खड़ा रहने को कहा, सो मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर वो न जाने क्या खोज रहा था। इधर बाहर खड़ा मैं उस बारिश में भीगता अब भी वही आखिरी उम्मीद तलाश रहा था, पर अब आंखों से बहते आंसू नहीं थे। दिल अब भी परेशान था, उदास था, पर दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, मानो जैसे किसी तेज चलती ट्रेन की खिड़की से भागते हुए पेड़ हों। कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। शायद उस वक्त भी मैं शौक में था, बिल्कुल बेसुध। कुछ देर के बाद भुवनेश्वर एक छोटा सा झोला लेकर बाहर आया, जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग में न जाने क्या क्या बंधा हुआ था। और फिर एक बार हम दोनों उसी टैक्सी में बैठ कर चल पड़े। कुछ दूर जब हम उस बस्ती से निकले तो उसने हाईवे की ओर टैक्सी मोड़ दी और रात के अंधेरे में टैक्सी की हेडलाइट हाईवे पर चलती ट्रकों की रोशनी में घुल गई। वो मुझे न जाने कहाँ लेकर जा रहा था। उसके साथ उसी टैक्सी में मुझे लगभग 1 घंटे हो गए थे और इन घंटों में न जाने कितने ही बार मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर वो मुझे मार दे तो क्या होगा। पर हर बार वो ख्याल उसकी दी उस उम्मीद के सामने हार कर चुप हो जाता और मैं कभी उसकी वो बुझी हुई शक्ल देखता तो कभी आगे सड़क। कुछ और देर चलने के बाद उसने गाड़ी हाईवे की ब्रिज से उतार दी। नीचे एक और चौड़ी सड़क थी जो शायद शहर की ओर जाती थी। उस ब्रिज के नीचे उतनी बारिश में भी कुछ लड़कियां सज संवर कर खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर थोड़ा असहज था, पर फिर मुझे ये भी मालूम था कि ये सब शहर के कई कोनों में आम बात थी। शहर के कई भूले भटके मुसाफिर
ऐसी जगहों पर अक्सर रात के अंधेरे में घूमते रहते हैं। भुवनेश्वर मेरी तरफ चेहरे पर एक शरारती हंसी लिए पलटा और बोला, अब पिछला सीट पे चले जाओ। मैंने भी उसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपनी सीट से उठकर पिछली सीट पर चला गया। उसने वहीं कोने में गाड़ी लगाई और किसी तजुर्बेकार खरीदार की तरह अपनी टैक्सी से उतरकर उन लड़कियों के पास चला गया। मैं वहीं कार की खिड़की से बाहर ये सब देख रहा था। वो कभी एक से बात करता तो कभी दूसरी से, न जाने क्या मोल भाव कर रहा था। पर फिर वो वहाँ से अकेले ही चलता हुआ मेरे पास आकर बोला, 3,000 होगा, पर तुम उसका करोगे क्या? मेरे सवाल पूछने पर उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, भप, अरे काम कले मांग रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो? मैंने जेब से पैसे निकाले तो वो एक झटके से मेरे हाथ से पैसे लेकर तेज़ी से फिर उन लड़कियों की भीड़ में चला गया और इस बार एक लड़की के साथ वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो लड़की पिछली सीट पर मेरे बगल में आकर बैठी। बैठते ही उसके हाथ इधर उधर चलने लगे। मुझे वहाँ पीछे बैठे हुए बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा था। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था और ऐसे सिचुएशन में तो मैं ऐसे भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पर वो लड़की बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह अपने हाथों से मुझे ऐसे छू रही थी जैसे मेरे साथ खेल रही हो। और उधर भुवनेश्वर अपनी टैक्सी फिर से हाईवे पर चढ़ा चुका था। मुझे ऐसे ऑकवर्ड होता देखकर वो लड़की से हंसकर बोला, इस साहब को थोड़ा आदत नहीं है, पहली बार है, थोड़ा आराम से। लड़की उसके इस बात पर हंसते हुए बोली, नेका। यह सुनकर भुवनेश्वर भी जोर से हंसा और गाड़ी में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ तेज कर दी। मुझे उस वक्त किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे तो बस उसकी तेज़ परफ्यूम जो उस कार की सीलन और जंग की महक में घुल रही थी, जिससे एक अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। और इधर टैक्सी तेज़ी से हाईवे पर भागती जा रही थी। वो बगल में बैठी लड़की गाने की धुन में बैठे बैठे नाच रही थी। वो खुश थी या शायद खुश होने का नाटक कर रही थी, पता नहीं। पर फिर भुवनेश्वर ने ब्रिज के सामने से लेफ्ट टर्न लिया और टैक्सी कच्ची सड़क पर उतार दी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, बस भुवनेश्वर को शरारती अंदाज से देखकर आंख मार दी। भुवनेश्वर भी हल्के से मुस्कुराया। उसने सड़क से दूर नदी के किनारे टैक्सी रोक दी। इंजन के बंद होते ही चारों तरफ फैले अंधेरे का एहसास हुआ। अब बारिश भी बंद थी। शायद बादल भी थोड़ी देर ठहर कर सांस लेना चाहते हैं। भुवनेश्वर ने जिस जगह टैक्सी रोकी थी वो एक पतली सकरी सी कच्ची सड़क थी, जिसके एक ओर थोड़ा नीचे नदी बह रही थी और दूसरी ओर बारिश से उगाए घास और झाड़ियाँ कमर तक लंबी थी। नदी अपने पूरे उफान पर थी। उसकी आवाज़ से हाईवे से गुजरते इक्का दुक्का गाड़ियों का शोर भी कहीं खो गया था। सच कहूँ तो अगर कोई और समय होता तो यह सब काफ़ी खूबसूरत होता, पर आज की रात यह सुनसान सी सड़क काफ़ी खौफनाक लग रही थी। वो लड़की भी उस सुनसान सी जगह को देख थोड़ा घबराई हुई थी, पर भुवनेश्वर अब भी बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत था। उसने उस लड़की को टैक्सी से उतरने को कहा तो लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला। कार के अंदर जलती पीली रोशनी में मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसका भरा हुआ गेहुआ शरीर जो उसके भीगे लाल ड्रेस से झांक रहा था, भीग कर जगह जगह उसके शरीर पर चिपक गया था। उसके चेहरे का मेकअप भी थोड़ा धुल गया था और आंखों पर लगी काजल भी ज़रा कम गहरी लग रही थी। पर उसकी वो बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें जो शायद बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके होंठों पर लगी हल्की रंगत वाली उस लिपस्टिक ने उसके होंठों को चुप कर रखा था। सच कहूं
उसे वैसे देखकर मेरे लिए अब उन लोगों से नफरत कर पाना थोड़ा मुश्किल था जो रात ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजारने को अपनी रातें बर्बाद करते हैं। खैर, मेरे देखते देखते वो गाड़ी से नीचे उतर गई, पर अब मुझे भुवनेश्वर पर गुस्सा आ रहा था। उसकी हरकतें बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैंने उसे इशारे से भी पूछने की कोशिश की, पर वो तो अपनी ही धुन में था। वो उस लड़की को लेकर टैक्सी से थोड़ा दूर चला गया। मैं भी टैक्सी से उतरकर बोनेट से टेक लेके दोनों से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। भुवनेश्वर न जाने उसे क्या बात कर रहा था, और फिर वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। भुवनेश्वर ने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी और म्यूजिक सिस्टम का साउंड भी बढ़ा दिया। फिर खुद पीछे डिक्की से झोला निकाल कर ले आया जो उसने घर से उठाया था। इधर वो लड़की मेरी तरफ देखकर बड़े ही शरारती अंदाज से एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगी। मैं वहाँ खड़ा किसी बेवकूफ़ की तरह उसे देखने लगा। मैं सिचुएशन कुछ समझ पाता उससे पहले भुवनेश्वर मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। मुझे अब उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में उसकी ओर पलटा ही था कि उसने झोले से कुछ निकाल कर छिपाते हुए पीछे से मेरे हाथों में कुछ थमा दिया। वो चीज़ थोड़ी भारी सी और तेज़ थी। घबराहट में वो चीज़ मेरे हाथों से छूट कर नीचे गिर गई। देखा तो वो एक लोहे का काला चाकू था जिसकी धार चांदी की तरह चमक रही थी। उस चाकू को देखकर वो लड़की भी घबरा गई। मैं और वो लड़की को समझ पाते इससे पहले ही भुवनेश्वर ने लपक कर उस लड़की को पीछे से पकड़ दिया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, जब पूछे थे कि जो करना है वो कर पाओगे कि नहीं तो तुम हाँ बोले थे ना, अब करो। उसकी बात सुनकर मैं जहाँ था वहीं जैसे जम गया। मैं कभी उसे देखता तो कभी उस लड़की के चेहरे को। उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बार बार उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। और मैं वहीं खड़ा जैसे जम सा गया। फिर एक बार भुवनेश्वर चिल्लाया, अरे अपनी बीवी को वापस चाहते हो कि नहीं? उसकी बात सुनकर मैं जहाँ था वहीं जैसे जम सा गया। मैं कभी उसे देखता तो कभी उस लड़की के चेहरे को। उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बार बार उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। और मैं फिर भी वहीं वैसे ही खड़ा था। भुवनेश्वर एक बार फिर चिल्लाया, अपनी बीवी को वापस चाहते हो कि नहीं? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे बदन में थरथरी दौड़ गई। वो मुझसे जो करवाना चाहता था मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता था, या यूं कहूं कि मैं कर ही नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे उन दोनों के करीब पहुंचा। उस लड़की की आंखों में भरा वो खौफ। उसे देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे, मेरी सांस चढ़ गई। घबराहट के कारण मेरा शरीर पसीने से भीग गया। इस बार भुवनेश्वर मुझे डांटते हुए बोला, इतना का सोच रहे हो? हर चीज का कीमत होता है और इसमें इतना घबराने का क्या बात है? और अपने हाथ से उसके गले पर इशारा करते हुए बोला, इधर, बस एक बार इधर मारो, खत्म, काम खत्म। फिर उसने उसके कमर पर इशारा किया और बोला, नहीं तो इधर घोंपो और काम खत्म। इतना काहे सोच रहे हो? ये लो, हो गया, बस खत्म। मैं कुछ कर पाता इससे पहले उसने मेरे हाथ झटके से उठाया और अगले ही पल वो चाकू लाल हो गया था। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं जोर से चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? ये क्या है? अरे हम थोड़े कुछ किए हैं, ये तो तुम किए हो। भुवनेश्वर हंसते हुए बोला। मैं हड़बड़ाकर उसके गले से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। वो लड़की अपनी आंखों से बस मुझे ही देख रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही रुंध गई। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस को फ़ोन करने की कोशिश की, पर भुवनेश्वर ने मेरे हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? पगला गए हो का?
मैं अब और नहीं सह सकता था। मैं उठा और उसका कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ों से मारने लगा। उसने बचने की कोशिश नहीं की और मुझ पर हाथ भी नहीं छोड़ा। पर अब मेरे भीतर के गुस्से और दुख ने मुझे जानवर बना दिया था। मैं उसे ज़मीन पर गिराकर लात जूतों से मारने लगा। मैं उसे ख़त्म कर देना चाहता था और फिर वहीं पड़े उसी चाकू को उठाकर उसकी ओर लपका। पर मैं वो कर नहीं पाया। शायद मुझे उस वक्त वो कर देना चाहिए था। उसके चेहरे पर खून था, शर्ट फट गई थी, पर उसका वो कॉन्फिडेंस अब भी उसके चेहरे पर वैसे ही था। भुवनेश्वर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी ये हंसी मेरे हार का, मेरे कमज़ोर होने का एहसास करा रही थी मुझे। भुवनेश्वर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी शर्ट झाड़ी और वहाँ उस लड़की के शरीर के इर्द गिर्द अपने झोले से न जाने क्या क्या निकाल कर ज़मीन पर कुछ लकीरें, कुछ घेरे बनाने लगा। वो कुछ बुदबुदाए जा रहा था। कभी वो उस लड़की के शरीर पर कुछ छिड़कता तो कभी हवा में, कभी पागलों की तरह ज़मीन पर लौटने लगता तो कभी अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिलाने। फिर उसने उस लड़की के शरीर को एक ओर घुमाया, उसके हाथ फैलाए, उसके सर के पास अपने झोले से निकाल कर लकड़ियों रखी और उन्हें जलाकर वहीं उसके पास बैठ गया। मैं वहाँ बैठा ये सब देख रहा था। वो न जाने किस धुन में था और क्या बुदबुदाता जा रहा था। उसकी बंद आंखें भी मानो जैसे मुझे ही घूर रही थी। ये सब न जाने कितनी देर तक चलता रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोली, मेरी तरफ देखता हुआ बोला, इधर आओ, अपना हाथ आगे करो। मैं न जाने क्यों तब भी उसकी बातें मान रहा था। मैं वहाँ से उठा और उसके पास जाकर मैंने अपने दाहिना हाथ उसके आगे कर दिया। उसने वहाँ पड़ी चाकू उठाई और एक झटके से मेरी उंगली मेरे हथेली से अलग कर दी। मैं जोर से चिल्लाया और अपना हाथ पकड़कर पागलों की तरह रोने लगा। मेरे हथेली से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जोर से उस कटी हुई उंगली की जगह को दबाया कि शायद किसी तरह वो खून रुक जाए। उससे खून तो नहीं रुका, पर इतना दर्द हुआ कि बर्दाश्त नहीं कर सका। अचानक से मेरी आंखें धुंधली पड़ने लगी, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मैं लड़खड़ा कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पर उसकी वो आवाज न जाने कब तक मेरे कानों में गूंजती रही। आविश अपनी कहानी सुनाते सुनाते अचानक से रुक गया और मानवी, जो अब तक उसकी उस कटी हुई उंगली की कहानी जानना चाहती थी, एकदम चुपचाप बस उसकी ओर देख रही थी, जैसे उसके चेहरे के भाव से उसकी कहानी की सच्चाई भांपना चाहती हो। पर आविश की आंखें अब बिल्कुल बोझिल और नम थी, मानो जैसे वो अपना अतीत वापस से जी रहा हो और उसका दर्द महसूस कर रहा हो। और उस चुप्पी को तोड़ते हुए मानवी ने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? ये था इस कहानी का साइड बी, पर किस्सा अभी बाकी है। मैं जल्द लौटूंगा इस किस्से का अगला हिस्सा लेकर। तब तक इंतज़ार करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि किस्से का अगला हिस्सा कहीं मिस ना हो जाए। गुड बाय।